डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजकुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आप लोगों को बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट में जो अरिस्टोटल है, अरस्तु, उसके बारे में बताऊंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अरस्तु के क्रांति के बारे में क्या विचार है। अरस्तु ने जो क्रांति के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं, क्योंकि किसी भी देश में अगर संविधान का परिवर्तन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण होता है, और वो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में लोगों के अंदर रोष उत्पन्न होता है और वो एक क्रांति का रूप ले लेता है। और जब क्रांति को सरकारें, जो संबंधित सरकारें हैं, वो दबा नहीं पाती तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा संविधान ही परिवर्तित करना पड़ता है। अगर पूरा संविधान परिवर्तित हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ी क्रांति मानी जाती है। कहीं ये क्रांति खूनी भी हो सकती है और कहीं ये क्रांति शांतिपूर्ण भी हो सकती है। ऐसा भी हुआ है कि रूस में, फ्रांस में, इंग्लैंड में जगह जगह क्रांतियाँ हुई हैं वर्तमान में। लेकिन अरस्तु बहुत पहले ही अपने ये विचार ग्रीक के संविधान, यूनान के समय ये प्रकट कर चुके थे, और उन्होंने ये बताया था कि किसी भी संविधान में परिवर्तन का जो महत्वपूर्ण कारण है वो जनता में असंतोष की भावना है, और उस असंतोष को वहाँ की सरकारों की यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि उसे किसी न किसी स्तर पर उस असंतोष को जनता के हित में शांत करें, ताकि किसी प्रकार की कोई क्रांति न हो। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 5वें अध्याय में क्रांतियों के बारे में बताया। अरस्तु ने जो अपनी पुस्तक लिखी है पॉलिटिक्स, वो 8 अध्यायों में, जिसमें 5वें अध्याय में उसने क्रांति के बारे में विशद व्याख्या की है। क्रांति का अर्थ क्या है? सामान्यतः सशस्त्र विद्रोह, उपद्रव, विप्लव या षड्यंत्र को क्रांति की संज्ञा दी जाती है, जैसे रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति इत्यादि इत्यादि। परंतु अरस्तु के लिए तो संविधान में आंशिक या अधिक परिवर्तन, क्रांति का महत्वपूर्ण अर्थ ही यही है। संविधान में आंशिक परिवर्तन हो जाए, छोटा मोटा, या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, वो भी क्रांति की संज्ञा अरस्तु उसको देता है। क्रांति के उद्देश्य क्या होते हैं, हम ये जान लें कि क्रांति के क्या उद्देश्य हैं। संविधानों में परिवर्तन करना, क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित संविधान के अंतर्गत शासन शक्ति को अपने हाथ में ले लेना। कि क्रांति का महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है, कई बार राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र होता है और समाजतंत्र होता है। अरस्तु 3 बेस्ट जो शासन की प्रथाएं हैं उनको बताता है। पहला राजतंत्र, जिसमें एक व्यक्ति का शासन हो सकता है, जिसे हम राजा कहते हैं। दूसरा होता है कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, जिसके अंदर कुछ लोगों का शासन हो सकता है जो पूरे लोगों को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और तीसरा होता है समाजतंत्र, और अरस्तु इसकी जो विकृत रूप है उसको लोकतंत्र, जो जिसको वर्तमान में सबसे बेस्ट व्यवस्था माना जाता है, भीड़ तंत्र को, उसको अरस्तु खराब बताता है। और समाजतंत्र हो, राजतंत्र हो, पुलिस तंत्र हो, इनमें से कोई सा भी तंत्र अगर होगा तो अरस्तु की स्थिति में बेस्ट होगा, जो हमें सभी जनता का शासन होता है। स्थापित संविधान को और अधिक वास्तविक बनाना, ये भी क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण है। क्रांति का जो तीसरा बड़ा कारण है कि स्थापित संविधान को और अधिक वास्तविक बनाना, कि जो संविधान उन्होंने बना दिया है अगर उसमें मूलतः धीरे धीरे संशोधन होते रहें, या जो कोई डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से वहाँ की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है और धीरे धीरे उसमें अगर परिवर्तन होते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ही क्या होगा कि लोगों के अंदर विश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और आज हम देख रहे हैं वर्तमान में जितने भी देश अपने संविधान स्थापित करते हैं उसमें ये एक क्लॉज होता है, जैसे भारत में अनुच्छेद 368 के तहत 20वें भाग में ये बात डाली गई है कि संविधान में समयानुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। चौथी बात है, स्थापित संविधान के अंतर्गत कुछ संस्थाओं या पदाधिकारियों को परिवर्तित या पदच्युत करना। जैसे कुछ ऐसे हैं जो लोग गलती से चुन लिए जाते हैं, उनको एक समय के बाद हटा देना, कोई इम्पीचमेंट के माध्यम से, किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर चार्जशीट दे करके या कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके उनको ऐसे हटा देते हैं कि उनके अंतर्गत उन्होंने जिस कारण से उनको यहाँ चुना गया है वो कारण तो वो स्थापित करते नहीं है, उसके अलावा वो अपनी हितों की पूर्ति करना चालू कर देते हैं। वो देश और राष्ट्र की रक्षा के अलावा खुद के हितों पर अधिक ध्यान देते हैं। तो अरस्तु कहता है कि ऐसी स्थिति में क्रांति होना स्वाभाविक है, कि जिस काम के लिए हमने सरकारें चुनी हैं, जिस काम के लिए हमने राजा को चुना है, वो काम राजा ने करके भोग विलासता में मस्त है, दूसरे देश आक्रमण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्रांति जनता द्वारा होना स्वाभाविक है। क्रांति के स्वरूप कैसे कैसे हो सकते हैं? आंशिक भी हो सकती है, पूर्ण क्रांति भी हो सकती है। दूसरी, रक्तपूर्ण भी हो सकती है, रक्तहीन भी हो सकती है, कि क्रांति में मारकाट हो जाए, जनता कहे कि किसी भी स्तर पर इस राजा को हटाया जाए, तो ऐसी भी क्रांति हो सकती है।
तीसरी व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत क्रांति। कुछ लोग ही शासन का विरोध कर सकते हैं, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कुछ आम जनता ही शासन का विरोध करे, और कुछ ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि एक बहुत बड़ा तबका भी जनता का विरोध करे, शासन का विरोध करे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ शासन के अंदर के लोग ही शासक का विरोध करें, ये भी एक क्रांति का कारण हो सकता है। चौथा है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। कई बार ऐसा होता है कि जहां राज परिवारों में केवल या लोकतंत्र में जिसमें समाजतंत्र अरस्तु का है, कुलीन तंत्र का, वो अपने बच्चों की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के हितों की पूर्ति के लिए केवल उन लोगों को उसमें आगे रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी क्रांति समाज में होना संभव है। फिर वैचारिक क्रांति। कई लोगों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि आम जनता का हित हो, लेकिन उन लोगों के विचार ऐसे होते हैं कि दमन की राजनीति के माध्यम से वे लोग किसी भी कीमत पर शासन पर अपना कब्जा बनाए रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो क्रांति करना चाहते हैं। अब क्रांतियों के कारण, अरस्तु क्रांतियों के क्या कारण बताता है? 3 वर्गों में बांटता है अरस्तु। पहला है क्रांति के मूल कारण, दूसरा है सामान्य कारण, और तीसरे हैं विशेष कारण। जो अरस्तु ने क्रांतियों के जो विशेष रूप से कारण बताए हैं वो 3 कारण हैं। पहला तो मूल कारण है, दूसरे हैं सामान्य है, और तीसरे हैं विशेष कारण है। अरस्तु क्रांति का कारण समानता की भावना को मानता है। यह समानता 2 प्रकार की होती है, संख्यात्मक और योग्यता संबंधी समानता। अरस्तु ये कहता है अगर समाज में समानता नहीं है तो निश्चित रूप से क्रांति होगी ही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप ये समझ लें कि किसी भी जगह कोई रेवोल्यूशन की पोजीशन आती है जहाँ सोशल जस्टिस नहीं होता, इक्वलिटी नहीं होती, डेमोक्रेसी नहीं होती, या लोगों में जस्टिस नहीं होता, वहाँ लोगों के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो किसी भी स्तर पर क्रांति के लिए उतारू हो जाते हैं। वो एक सीमा तक या एक समय तक तो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि सरकार हमारे हितों का ध्यान रखेगी, लेकिन जब सरकार किसी भी रूप में या वहाँ का शासक किसी भी रूप में आम जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता, तो वो लोग सरकार के विरुद्ध बिगुल बजा देते हैं या शासक के विरुद्ध बिगुल बजा देते हैं, और शासक उसको दबाने की कोशिश भी करता है। शासक के पास आंतरिक और बाह्य सेनाएं भी होती हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसे पैदा होती है कि जब पूरा देश शासक और सेनाओं के विरुद्ध खड़ा हो जाता है तो वहाँ पर क्रांति हो जाती है और पूरे संविधान को ही चेंज कर दिया जाता है। आम जनता जो चाहती है उसके अनुसार ही नए संविधान की स्थापना की जाती है। या तो आम जनता के विद्रोह दबा दिए जाते हैं, अगर वो दबाने में सफल नहीं होते तो निश्चित रूप से वहाँ पर संविधानों में परिवर्तन संभव है। जब कभी जनता का कोई भाग यह अनुभव करता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो राज्य में क्रांति के बीज पैदा हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति में नहीं है कि भाई क्रांति के बीज पैदा हो गए और सरकारें उसको खत्म करने का प्रयास नहीं कर रही हैं, तो फिर शासक को अपनी सत्ता को छोड़ना ही पड़ता है, ये तय बात है। क्रांतियों के सामान्य कारण या विशेष कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला है सम्मान की लालसा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है कि मैं भी उच्च पदों पर आसीन हूँ, इसलिए भी एक क्रांति का एक बड़ा कारण है। दूसरा श्रेष्ठता की भावना, तीसरा है द्वेष भावना, चौथा है जातियों की विभिन्नता। जब विभिन्न प्रकार की जातियाँ एक ही समाज में उत्पन्न हो जाती हैं तो वहाँ पर एक जाति दूसरी जाति से अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए क्रांति का बिगुल बजा देती है। चौथा निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र, पांचवा शासक वर्ग की असावधानी, सातवां है शक्ति संतुलन, चुनावी षड्यंत्र, अन्य परिवर्तनों की अपेक्षा, अतिवादिता, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कारण हैं। आज हम वर्तमान में देखते हैं कि हमारे देश में भी अगर लोगों का विश्वास इलेक्शन से खत्म हो जाए, लोगों का विश्वास गवर्नमेंट से खत्म हो जाए, लोगों का विश्वास यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, रूलिंग पार्टीज हैं या रूलिंग सिस्टम्स हैं, उनसे खत्म हो जाए या कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म हो जाए, तो लोग क्रांति के लिए उतारू हो जाते हैं। सरकार के द्वारा जितने भी नियम यहाँ पर चलाए जाते हैं वो सब ये बताया जाता है कि हम आप लोगों के हितों में ये काम कर रहे हैं। विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण, जैसे राजतंत्र है, तो राजतंत्र में जहाँ एक ही व्यक्ति का शासन होता है, ब्रिटेन में राजतंत्र संचालित है, तो वहाँ पर भी क्रांति का क्या कारण होता है? वहाँ परिवार बाद में झगड़े, जैसे परिवारों में झगड़े हो जाते हैं, वो भी क्रांति के कारण है कि मैं शासक बनूं या तुम शासक बनो। दूसरा है पारस्परिक द्वेष भाव, तीसरा है घृणा, शासक द्वारा जनता पर अत्याचार। ये मूल कारण है कि पारिवारिक झगड़े, शासक द्वारा जनता पर अत्याचार अगर कर दिए जाए तो क्रांति हो जाती है। अगला प्रजातंत्र में क्रांति, इसमें क्रांति का क्या कारण? नेताओं की अधिकता, ज़्यादा नेता हो जाएंगे, अनेक अनेक प्रकार की बातें करेंगे, तो वो भी एक क्रांति का बड़ा कारण है। जनता को दुखी करना, असत्य का सहारा लेना, जैसे जनता से वादे कुछ और कर दिए और काम कुछ और करने लग जाते हैं तो ये भी जनता रुष्ट हो जाती है और क्रांति
कर देती है। कुलीन तंत्र में क्रांति, शासकों की संख्या सीमित एवं जनता की मांगों को ठुकराना, ये एक जो एरिस्टोक्रेसी होती है, कुलीन तंत्र होता है, उसमें क्रांति का बड़ा कारण है। अब क्रांति होती तो है, इसमें अरस्तु कहता है क्रांतियों को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, क्रांति को हम कैसे रोक सकते हैं। प्रमुख रूप से तो जो अरस्तु ने जो उपाय बताए वही उपाय वर्तमान में भी लागू हैं। अगर हम बात करें, हम 2200 और 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, 2500 साल पहले जो अरस्तु ने जो बातें कही हैं, जो उसकी पॉलिटिक्स में हमें, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलती हैं, वही बातें वर्तमान में भी लागू होती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अरस्तु यथार्थवादी विचारक है, प्लेटो आदर्शवादी विचारक था और कल्पनाओं की बात करता था कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अरस्तु कहता है कि मैंने ये किया और इस प्रभाव के माध्यम से ऐसा हुआ, तो इसलिए ऐसा करने से ये चीज़ें सारी संभव हो जाएंगी, क्योंकि हम कर सकते हैं। तो अरस्तु ने जो बताया, एक तो शक्ति पर नियंत्रण, कि राजा का कंट्रोल हो या शासक का पूरा कंट्रोल हो, जनता में संविधान के प्रति आस्था बनाए रखना, जो भी हमने संविधान लागू किया है आम जनता उसमें अपना आस्था बनाए रखे। तीसरी, सम्मानपूर्ण पदों पर न्यायपूर्ण वितरण, जैसे आज भी हमारे यहाँ जो सरकारें बनती हैं वो क्षेत्र का, जाति का, वहाँ के धर्म का, सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही हम लोग एक्चुअली क्या है कि वो बनाते हैं, मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, उसी प्रकार हम आयोगों में नियुक्ति करते हैं। जो आम जनता है, आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, जातिगत वितरण को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रवादी वितरण को ध्यान में रखते हुए हम ये सारे डिसीजन लेते हैं। अगला है आर्थिक असमानता कम करना। अगर लोगों के अंदर इकोनॉमिक गैप बहुत ज़्यादा है तो भी लोगों में रुष्ट भावना पैदा हो जाती है, तो सरकार की एक वो है मंशा। तो आपने देखा होगा इनकम टैक्स में भी जो व्यक्ति ज़्यादा कमाता है उसी से सरकार ज़्यादा टैक्स लेती है। उसके पीछे कारण क्या है कि ये व्यक्ति ज़्यादा दे सकता है और उस टैक्स को गरीब लोगों में बांट देती है, ताकि जनता में आय का समान वितरण हो सके और आम लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। समाज में जो मध्यम वर्ग है उसको भी सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। सुरक्षा की व्यवस्था, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूती से शासक करे, चाहे वो जनतंत्र का शासक हो, चाहे वो कुलीन तंत्र का शासक हो, चाहे वो राजतंत्र का शासक, और शासक की आज्ञाओं का कठोरतापूर्ण पालन। अगर जो शासक ने कह दिया है उसको वो पूरी तरह पालन करवाए। मैक्सी ने जो क्या कहा है, मैक्सी एक विचारक हुए, उन्होंने ये कहा अरस्तु के बारे में, इस क्रांति के बारे में, आधुनिक राजनीतिक विचारक शायद ही क्रांति को रोकने का अरस्तु के उपायों के अतिरिक्त कोई अन्य ठोस उपाय बता सके। मैक्सी ये कहते हैं कि वर्तमान में भी जितने विचारक हैं जो अरस्तु ने उपाय बता दिए हैं, इनके अलावा कोई अन्य उपाय किसी भी विचारक को दिखाई नहीं देता है। अरस्तु ने इस पर गहन विचार किया है, पूरा अध्ययन किया है इसके ऊपर, और यह माना है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कि कुछ कारण तो क्रांति करने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन उन कारणों को मूलतः दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। जो लोगों के अंदर रोष है उसको खत्म किया जाए, लोगों की भावनाओं को और इच्छाओं को ध्यान में रखा जाए। इसलिए जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद क्रांति पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया जाएगा, या लोग क्रांति के लिए तैयार नहीं होंगे, और जो संविधान सरकार के द्वारा बनाया गया है या जो संविधान लोगों के हितों के लिए बनाया गया है उसी में लोग पूरा विश्वास करेंगे और सरकारें लंबे समय तक चलेंगी। धन्यवाद। अगर किसी भी परीक्षार्थी को इससे संबंधित, इस विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वो मेरे मोबाइल पर पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, मुझे फ़ोन कर सकता है। अगर उसे किसी भी प्रकार से इस टॉपिक को समझने में कोई परेशानी आए तो मेरे से बात कर सकता है। मैं इस टॉपिक के बारे में जो विस्तृत रूप से मैंने लिखा हुआ है उसको भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। धन्यवाद।